आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। जो हिंदी काव्य का पेपर होता है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा कौन से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में कल परसों जब भी है हिंदी काव्य का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो हम क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप के यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज की इस वीडियो के, उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास पर प्रकाश डालिए। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका पेपर होता है हिंदी काव्य का तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए, तो इसका तैयार कर लीजिएगा। उत्तर में आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने 1929 से 1930 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित और क्रमबद्ध इतिहास है। उससे पहले कवियों और उनकी कृतियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने वाले अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जिन्हें शुक्ल जी ने कविकृत संग्रह कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको उत्तर देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शुक्ल जी द्वारा साहित्य इतिहास लेखन की नवीन वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हो जाने के बाद अनेक विद्वानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे थोड़े समय में हिंदी साहित्य के अनेक इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत हो गए। शुक्ल जी ने ग्रंथों को आधार बनाकर उन सभी ग्रंथों को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया है या फिर विभक्त किया जाता है। पहला है शुक्ल पूर्व युग में लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ। दूसरा है सकृत युग शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। और 3 नंबर शुक्लोत्तर युग में लिखे गए साहित्यिक इतिहास विषय ग्रंथ। तो आप इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिख सकते हैं और अच्छे फिर डिटेल में आप अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज में पढ़ लीजिएगा। अगर आपका प्रश्न यही दीर्घ लघु उत्तरीय में आया तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको मोटा मोटा लिखना पड़ेगा। मोटा मोटा मतलब कि थोड़ा और बना बना के इसमें। ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए, वही मैं सारे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आपकी परीक्षा है, कल है, परसों है, जब भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति काल का विभाजन कीजिए। भक्ति काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भक्ति काल से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि संवत 1050 विक्रमी के आसपास हिंदी कविता अपभ्रंश की गोद से निकलकर अपना स्वतंत्र पथ बनाने लगी थी। इसमें ठीक है, उच्छृंखल क्षत्रियक्त ने उसे वीरता के गीत प्रदान किए, किंतु मुसलमानों की भारतीय विजय ने वीर गाथाओं का युग समाप्त कर दिया। हिंदू जन जीवन त्रस्त होकर एक दृश्य शक्ति का आश्रय खोजने लगा जो अत्याचारों से उनकी रक्षा कर सके। ठीक है, और उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाइए आप लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1375 से लेकर संवत 1700 विक्रमी का समय भक्ति काल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, 1375 से लेकर संवत 1700 विक्रमी का समय भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति धारा का पर्यावासन श्रृंगार या रीत काव्य धारा में होता है। यह धारा संवत 1700 लेकर 1900 विखंडी, ठीक है, संवत 1900 तक प्रभावित होती है। इस भक्ति काल में रीत काल को मिलाकर हिंदी साहित्य का मध्य युग कहा गया है। ठीक है, रीत काल और भक्ति काल को मिलाकर हिंदी साहित्य का मध्य युग कहा गया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उत्तर आप लोगों के समस्त पूरा का पूरा दिया गया है। ये सारी की सारी जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन और आंसर है, इसको मैं आपको दे दूंगा। लेकिन कहाँ पर दूंगा, कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। हो सकता है मैं बीच में ही बता दूँ, हो सकता है लास्ट में बता दूँ कि कहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ में। ठीक है, तो बने रहिएगा और आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन से आपको प्रश्न पढ़ के जाना है। ठीक है, परीक्षा में कौन से आने के चांस है, ये हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका 3 नंबर प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा आपको कम मतलब कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। अथवा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये जर्नली प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आता है और आने वाले दिनों में भी आता रहेगा, गारंटी है। उत्तर में लिखना है कि भक्ति काल में कबीर, जायसी, सूरदास एवं तुलसीदास जैसे प्रसिद्ध
कवियों को दिव्यवाणी देश में सर्वत्र छा गई। भक्ति काल भाव, भाषा तथा शिल्प सभी दृष्टि से या अन्य कालों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ रहा है। इस युग के कवियों ने अपने काव्य में सुधारवाद, अध्यात्मक गुरु महिमा एवं ईश्वर महत्व को बड़ी स्पष्टता एवं मार्मिकता से प्रस्तुत किया। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से भी इस युग का काव्य उच्च कोटि का है। इन्हीं कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा भी आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और ऐसा लिख भी सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चारों विशेषताएं यहाँ पर आप लोगों के समस्त उल्लेखित है। जैसे कि आप 2 नंबर पे यहाँ पर पढ़ लीजिए, लिखा है कि भक्त कवियों के काव्य में आत्मसमर्पण की पवित्रता की भावना मिलती है। उन्होंने सर्वत्र ही अपना दैन्य प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार 4 विशेषताएं हैं, आप चारों के बारे में पढ़ लीजिए। हालांकि हैं कई सारे, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 4 लिखनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 दी गई। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपको ब्लर दिख रहा होगा, लिखा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं क्या है, मतलब कि राम भक्ति जो शाखा थी उसमें मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आप लोगों के समस्त नंबर 1 व्याख्या, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 विशेषताएं उपलब्ध है। चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाई लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं अथवा आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। आपकी परीक्षा में आ जाए कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर आ जाए विशेषताएं, तो प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों एक ही हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अगर मान लीजिए प्रवृत्ति आ जाए तो आप समझिएगा कि विशेषताएं पूछ रहा है, या फिर विशेषताएं आ जाए तो आप लोग समझिएगा प्रवृत्ति आ गया। तो दोनों एक ही सिमिलर हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो प्रवृत्तियां हैं या फिर पहली विशेषता है कि रासो साहित्य। ठीक है, दूसरी है सिद्ध साहित्य, तीसरी है नाथ साहित्य और चौथी है जैन साहित्य। सिर्फ आपको 4 लिखनी होती है परीक्षा में, लेकिन यहाँ पर 5 भी है, तो आप लोग लौकिक साहित्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रमुख प्रवृत्तियाँ आदिकाल की। ओके, तो आदिकाल में इनको देखा गया है, इसलिए इनके बारे में उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट है 8 की द्विवेदी युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो द्विवेदी युग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो द्विवेदी काल का समय 20वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश 19वीं से ठीक है 19वीं शताब्दी से 1925 ईस्वी तक माना जाता है। सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक प्रभावशाली साहित्यकार थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और इन्होंने सरस्वती जो पत्रिका थी इसका संपादक भी किया है, इसलिए इस युग को जो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ही इनका युग है, द्विवेदी युग पड़ा है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इसी में है कि सरस्वती के माध्यम से ही इस 25 वर्ष के समय का नामकरण किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा और विशेषताओं के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, और परिस्थितियाँ भी हैं यहाँ पर, उसके बारे में लिख सकते हैं, और इसकी भावना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है कि रीत काल के नामकरण की समस्या बताइए। रीत काल के नाम के लिए बहुत सारे समस्याएं, कोई कभी इन रीत काल को उत्तर मध्यकाल मानता है। ठीक है, कोई रीत काल को रीत काव्य कहता है, कोई रीत काल को ही बोलता है कि इसके अनेक मतभेद हैं। ठीक है, रीत काव्य, रीत सिद्ध और रीत नेक्स्ट है रीत कहाँ पर गया, हाँ रीत काल। ठीक है, मध्यकाल, इस प्रकार के बहुत सारे नाम में समस्याएं आई हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समय था वो 1643 से 1843 का था, इसमें ही सारी समस्याएं आई हैं, मतलब इसके नाम को लेकर, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य का परिचय। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, प्रश्न है तो आप पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रमुख विशेषताओं में से पहली है कि, ठीक है ध्यान सुनिएगा, इस्लाम एक एकेश्वरवाद, वेदांत का ब्रह्मवाद, सूफी और वैष्णवों का अहिंसावाद से मिलकर संत संप्रदाय का निर्माण हुआ।
दूसरा है कि इस शाखा के सभी संत कहलाए, सभी ने ज्ञान को महत्व दिया है। 3 नंबर है कि निर्गुणवादी सभी संत नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे। ठीक है। नंबर 4 है कि इन्होंने गुरु को भगवान से अधिक महत्व दिया है। तो इस प्रकार इनकी जो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। मुख्य तो 4 ही लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर कई सारी दी गई, तो आप लोग कई सारी भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख विशेषताएं और जो प्रवृत्तियां हैं यहाँ पर निम्नवत हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय शाखा में अंतर बताइए। मतलब कि दोनों में क्या डिफरेंट है, एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न है। तो पहली जो इसमें भिन्नता है वो है कि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि भारतीय अद्वैत, ठीक है, अद्वैत दर्शन वेदांत के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं, जबकि प्रेमाश्रय शाखा पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव है। नंबर 2 अंतर है कि ज्ञानाश्रय शाखा में ज्ञान का स्थान प्रमुख तथा प्रेम का स्थान गौड़ है। ठीक है। जबकि प्रेमाश्रय शाखा में प्रेम का स्थान प्रमुख है तथा ज्ञान का स्थान गौड़ है। ठीक है। इसी तरह तीसरी जो इसमें अंतर है वो है कि ज्ञानाश्रय शाखा में आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया बाधक है, जबकि प्रेमाश्रय शाखा में आत्मा परमात्मा के सम्मिलन में बाधक तत्व शैतान है। ठीक है। और 4 नंबर है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों का रहस्य ज्ञानात्मक है, जबकि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यों का रहस्यवाद शुद्ध भावात्मक कोटि का है। तो इस प्रकार अन्य भी यहाँ पर अंतर है, आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रीतकालीन साहित्य की विविध धाराओं के बारे में पढ़िए। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न है तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली है कि इस काल के कवियों, ठीक है, कवियों ने आध्यात्मिक और नैतिक आदर्श दोनों के समान है। ठीक है। इसी तरह आप इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या फिर प्रमुख विशेषताएं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी आता है और कभी नहीं भी आता है, तो आपके ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्गुण काव्य धारा की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहली ईश्वर के प्रति प्रेम भाव की भक्ति करना। दूसरी है कि शरीर तथा आत्मा की शुद्धि हेतु योग साधना में संलग्न होना। और तीसरी है कि अद्वैत दर्शन के आधार पर सभी मनुष्य और प्राणियों को ईश्वर में समझते हुए उनमें किसी प्रकार का भेद न करना। चौथा है कि घूम घूम कर जन साधारण की भाषा में उपदेश देना। तो ये भी है महत्वपूर्ण, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है कि भ्रमर गीत से क्या तात्पर्य है। भ्रमर गीत भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता रहता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर को संबोधित करके जो पद या गीत लिखे हैं उन्हें भ्रमर गीत कहते हैं। सिंपल भाषा में आप इसे समझ लीजिए। इसका आधार श्रीमद् भगवत है। कृष्ण और उनके मित्र उद्धव के वर्ण श्यामल वर्ण का ही एक भ्रमर नहीं गोपियों के इर्द गिर्द दिखाई दिया है। ठीक है। वरन इन गोपियों को अपने हार्दिक भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला है, और इसकी विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है भ्रमर का आगमन, दूसरा है उद्धव गोपिया संवाद, तीसरा है निर्गुण पर सगुण की विजय अर्थात शाम पर भक्त की विजय। तो इस प्रकार भ्रमर गीत भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आता रहता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रमुख सूफी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं इसके बारे में भी लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो सूफी कवियों के प्रेम गाथाएं हिंदी जगत की अनुपम देन है। इसमें जायसी की पद्मावत का शीर्ष स्थान है, मतलब कि शीर्ष का मतलब प्रथम स्थान है, सबसे उच्चतम है। ठीक है। जायसी के पूर्व जो प्रेमाख्यान लिखे गए हैं या फिर पाए जाते हैं उनमें कुतुबुन की मृगावती, मंझन की मधु, मालती, मुग्धावती और प्रेमवती हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। और चित्रावली के पश्चात नूर मोहम्मद ने सन 1796 में इंद्रावती की रचना की थी। तो ये उनके कवि हैं और उनकी यहाँ पर रचनाएं भी दी गई हैं। अगला है कि सूफी साधना के 4 अंगों का परिचय दीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आता कभी नहीं आता। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि ये महत्वपूर्ण, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, उनको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, काफ़ी आपको अपनी परीक्षा में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको करीब 20 से 25 नंबर तो आपके डन ही हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।